हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सबको वंडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हृदय से वेलकम करता हूं। मेरे भाई एक बार फिर से आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सेशन लेकर के हाजिर हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि अभी जो हमारा जो सीरीज चल रहा है मॉक एनालिसिस का, उसका ये सेकंड वीडियो है। और दोस्त मेरे, यहाँ इसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और अगर आप अब तक पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर आगे के वीडियो देखने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। और मेरे भाई इस सेशन में भी हम 25 क्वेश्चन को एकदम जबरदस्त तरीके से, क्या तरीका, क्या अप्रोच हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बताने वाले हैं। और बहुत अच्छे से इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पेन और कॉपी लेकर के हो जाइए तैयार, जहां से भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और एक बार कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव जरूर लिख देना। बाकी करते हैं शुरुआत, है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि पहला वीडियो जरूरी है आप लोगों के लिए, या फिर आगे आने वाले जितने भी वीडियो होगा वो क्यों जरूरी होगा। मेरे भाई ये वीडियो इस नजर से, इस मध्य नजर से देखते हुए बनाया जा रहा है कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। और एक बात मैं बताऊं, अगर मैं रिव्यू की बात करूं पहला वीडियो का, तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आया है। पर्सनली मुझे ये क्या बोलते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर पहला वीडियो जो हम लोगों ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस करा, उसका बेनिफिट हम लोगों को अगले दिन मॉक में बड़ा देखने को मिला। क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम, मतलब जो आपने बताया था उसके पैटर्न पे आया था, सेम पैटर्न पे, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये मेरे भाई सिर्फ मॉक में ही नहीं, ये एग्जाम में भी सही साबित होगा, ये लिख करके ले लो। क्योंकि हम मेहनत जो कर रहे हैं, जो दिन रात एक करके, जग जग करके, रात रात भर, और आपके लिए जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं उस पे, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे भाई मेहनत का कहीं ना कहीं परिणाम जो होता है वो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से, कि आप अगर सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो परिणाम जो होता है पॉजिटिव ही होता है, अच्छा रिजल्ट भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। और दोस्त मेरे, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। पहला आ गया आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, बड़ा शानदार सा प्रश्न। सभी लोग जल्दी से देखिए और इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार देखते हैं। एक व्यापारी ने 20 वस्तु को एक नुकसान पर बेचने का दावा किया जो दो वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है। ये पहला स्टेटमेंट है यहां तक। अब इस बात को जरा समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। कि मेरे भाई अगर मान लीजिए सीपी और एसपी का रेशियो यहां से क्या बनेगा। एक व्यापारी के पास कुल 20 वस्तु था, जिसमें से वो तय किया कि मुझे नुकसान पर बेचना है। और कितने नुकसान पे भाई, तो दो वस्तु के नुकसान पे बेचना है। अब आप मुझे बताइए कि दो वस्तु के नुकसान पर बेचना है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 20 की चीज हम कितने में बेचेंगे, बताओ जल्दी से फटाफट, 18 में बेचेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे पहला स्टेटमेंट का काम यहीं पे खत्म होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लेकिन 20 वस्तु की लागत मूल्य पर 18 वस्तु को बेचा गया। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि 20 वस्तु का जो सीपी होगा, ये कहीं ना कहीं बराबर किसके होगा, 18 आर्टिकल के एसपी के। अब यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना बन जाएगा, तो सीपी के सामने 18 तो सीपी की वैल्यू 18, एसपी के सामने मेरे भाई 20 तो एसपी की वैल्यू जो होगा वो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 18 की चीज 20 में। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन सक्सेसिव फॉलो कर रहा है, एक बार लॉस में एक बार प्रॉफिट में बेचा गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉफिट ही है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सक्सेसिव वे में ये क्रॉस हम काट देते हैं और जो कट रहा हो उसको काट लीजिए, तो इसमें सब पूरा का पूरा कट रहा है। मतलब यहाँ पे बच गया कितना, 1, और यहाँ पे बच गया कितना, 1। अब आप मुझे बताइए किसी आर्टिकल का सीपी 1 रुपीज है और बेच रहे हैं, एसपी भी, सेलिंग प्राइस भी इसका 1 रुपीज है। भाई 1 रुपए की चीज 1 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न था। और दूसरा ही प्रश्न मेरे भाई इस प्रकार का आ गया, ये अनंत वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न, मेरा एक सलाह है कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए, हम क्यों लेकर के आए हैं ये बताने के लिए कि मेरे भाई या तो उसको पहले ना करो या फिर इसको छोड़ दो। क्लियर है बात। क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में ये आपका ज्यादा समय ले लेगा, और ज्यादा समय लेगा तो फिर कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने का सही तरीका क्या है मेरे भाई, तो आप इस चीज को सबसे पहले इस सीरीज को समझने की प्रयास करिए। एक इनफाइनाइट सीरीज है और इसका सम हमें बताना है।
अगर देखा जाए तो ये सीरीज क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके, तो ये सीरीज ये कह रहा है कि 1/7, थोड़ा सा इसको ब्रेक किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको यही देखने को मिलेगा यहाँ से। अच्छा, इस 2/7 के पावर 2, अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/7² प्लस 1/7²। भाई यहाँ पे बेस ये एलसीएम आ जाएगा कितना, 7², और ऊपर में 1 + 1 2 बन जाएगा। क्लियर है बात। और फिर इसके बाद 1/7 के पावर 3, 7 के पावर 3 प्लस, फिर इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1/7 के पावर 4 प्लस 1/7 के पावर 4। और इसी तरीके से मेरे भाई आगे भी ये सीरीज कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा होगा, आगे भी बढ़ रहा होगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है बात। अब मैं यहाँ पे एक बात देख पा रहा हूँ कि मुझे ना यहाँ पे दो सीरीज फॉलो होते हुए दिख रहा है। एक तो सीरीज ये फॉलो हो रहा है 1/7 प्लस 1/7 के पावर 2 प्लस 1/7 के पावर 3 प्लस 1/7 के पावर 4 डॉट 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 डॉट, ये एक तो ये सीरीज फॉलो होता दिख रहा है। और दूसरा सीरीज मुझे ये दिख रहा है मेरे भाई, प्लस दूसरा सीरीज 1/7 के पावर 2 प्लस 1/7 के पावर 4 प्लस 1/7 के पावर 6। भाई 4 के बाद आगे 6 भी आएगा, और यहाँ पे डॉट 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 आगे और बहुत कुछ आएगा अगर सीरीज ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास दो सीरीज है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसका सम निकालने के लिए हम इन दोनों सीरीज के सम पहले निकालेंगे, तब जाकर के ऐड करेंगे, तब जाकर के इसका आएगा। क्लियर है बात। अब इसका सम निकालने के लिए मुझे ए और आर, मतलब पहला टर्म और आर की जरूरत पड़ती है। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे दो सीरीज है, तो हम इसको S1 मान लेते हैं और इसको S2 मान लेते हैं। क्लियर है बात। अब आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे हम A1 की बात करें तो A1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका पहला टर्म जो होगा 1/7 के रूप में। ठीक है, A1 का मतलब पहला टर्म। क्लियर है बात। अब मुझे R1 की जरूरत पड़ेगी। R1 क्या होता है, तो इसके ये R1 जो होता है ये कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, अब कॉमन रेशियो निकालते कैसे आप, तो आप दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से 1/7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/7। ठीक है मेरे भाई। अब ये 7 से 7 एक बार कट जाएगा तो एक 7 और बचा होगा, मतलब R1 की वैल्यू जो मिलेगा आपको 1/7 मिल जाएगा। और यहां से अगर देखा जाए तो A2 जो होगा मेरे भैया, A2 वो कितना बन जाएगा, 1/7 का स्क्वायर। क्लियर है बात, पहला टर्म। और हमें R2 अगर चाहिए तो R2 मेरे लाल कैसे निकलेगा, पहले दूसरे टर्म को 1/7 के पावर 4 को डिवाइड कर दीजिए आप 1/7 के स्क्वायर से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कटेगा, लेकिन अभी भी 1/7 स्क्वायर बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इस तरह से हमने R1 और R2 की वैल्यू निकाल लिया। अब सम निकालने का, इस प्रकार के सीरीज का अगर सम आपको निकालना है तो सम निकालने के लिए तरीका होता है A/1 - R। क्लियर है बात। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहां से अगर सम इसका देखा जाए, इसका सम देखा जाए भाई, तो आप मुझे बताओ कि A कितना है इसका, तो A है 1/7 डिवाइड बाई 1/7 डिवाइड बाई 1 - R, तो 1 - R कितना है, 1/7। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 1/7 इंटू, भाई 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/7। अब इसको जब मल्टीप्लाई के केस में लिखाएंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1/6 इसका सम आ जाएगा। और उसी प्रकार से इसका सम अगर देखा जाए सेकंड वाले सीरीज का, तो इसका सम कितना आ जाएगा भाई, A कितना है, 1/7 का स्क्वायर, ये है 1 - R कितना है, मतलब R2 कितना, 1/49। अब इसे सॉल्व आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/7 का स्क्वायर मतलब 1/49। अब मेरे भाई अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 49 में 1 माइनस करेंगे कितना, 48/49। 49 ऊपर अगर चला जाए, 49 ऊपर चला जाए मेरे भाई, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 48। अब ये कट जाएगा, मतलब सम जो होगा सेकंड वाले का 1/48 आ जाएगा। अब अगर इसका सम 1/6 आएगा और दूसरे का आएगा 1/48, तो क्या यहाँ से जोड़ने के बाद मुझे इस सीरीज का सम मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब इतनी सी बात बता दो कि अगर जोड़ेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा मेरे भैया कितना, 48। अब 6 8 48, तो यहाँ 8 बन जाएगा, और 48 एकम 48, मतलब ऊपर में बन जाएगा 8 + 1 9। और इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 3 से 3 बार में, 3 से 16 बार में, मतलब 3/16 इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये है इस क्वेश्चन का जबरदस्त वाला कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात, चलिएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा क्या करें आप, या तो लास्ट में करें या फिर छोड़ दें।
चलिए आइए देखिए, कोई बुराई नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे जो ये प्रश्न आपको दिख रहा है, ऐसा मैंने इसके कॉन्सेप्ट को मैंने पहले वाले वीडियो में क्लियर किया था। अब ध्यान से देखिएगा चीजों को। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए ए साइन थीटा, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर मान लो एक्स है, और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर वाई है। मेरे भाई जब आप इसको स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करके, दोनों तरफ वर्ग करके जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहले हम सिखा चुके हैं, बता चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है। जिनको कंफ्यूजन होगा या जिनको ये देखना होगा कि ये कैसे होता है तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिए। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन थीटा का कॉफिशिएंट कितना है, ए है, और यहाँ पे कितना 5, तो इसका मतलब कि ए की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 5 है, बी की वैल्यू जो है वो कितना है 6 है, और एक्स की वैल्यू कितना है 7 है। इसलिए यहाँ पे इस तरह से इसकी वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ए का स्क्वायर मतलब 25, बी का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है भैया, एक्स का स्क्वायर मतलब 49 प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 61, और 61 में माइनस कर देंगे 49, तो मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा कितना, वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा मेरे भाई 61 में माइनस करेंगे 49 तो 12 मिल जाएगा। मतलब वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, √12। मतलब इसका ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस माइनस √12 आ जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि जब अपने से रूट क्रिएट करते हैं ना भाई, तो वहां पे जो आंसर आता है वो कहीं ना कहीं प्लस और माइनस दोनों में आता है। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था ये। अब आप मुझे बताइए कि ऊपर में 12 था, नीचे में क्या है 5 cos थीटा माइनस 6 sin थीटा। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे PQ होना चाहिए था, वो एरर है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस वाले की वैल्यू गिवन था, माइनस वाले का निकालना था, तो भाई माइनस वाले का तो हम लोग निकाल ही चुके हैं भाई। माइनस वाले का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वाई होगा, और वाई की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, √12 आएगा। अब मेरे लाल इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस 12 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, 12 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, √12 इंटू √12, बोलो हाँ है ना। अब एक से कट जाएगा तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे √12, और √12 को जब आप ब्रेक करेंगे, ध्यान रखना ये प्लस माइनस दोनों में होगा, जब आप ब्रेक करेंगे तो 4 × 3 लिखेंगे, 4 को बाहर जब निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2, अंदर में बच जाएगा 3। मतलब फाइनल आंसर जो होगा वो 2√3 होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए डायरेक्ट अब ये प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहीं से कर लिया करो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। ये बड़ा प्यारा सा कंपाउंड इंटरेस्ट से ये प्रश्न है, चमकता हुआ कैलकुलेटिव प्रश्न। इसको सेकंडों में उड़ाने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये बताइएगा कि अगर कोई प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से समझना, मान लो P से A हो रहा है, A मतलब अमाउंट, 2 साल में अगर ये हो रहा है, या फिर कोई प्रिंसिपल P से A 3 साल में हो रहा है, या फिर कोई प्रिंसिपल P से A 4 साल में हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बात पढ़ा था कि कोई प्रिंसिपल अगर P से A अगर 2 साल में हो रहा है तो नो डाउट कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर बनेगा, या फिर अगर ये स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये चेक करते हैं कि स्क्वायर बना कि नहीं बना। क्योंकि अगर ये 2 साल में इतने से इतने हुआ है तो 110% ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। अगर ऑलरेडी ये स्क्वायर के मतलब फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल 3 साल में P से A हुआ है मतलब ये क्यूब रूट बनेगा। कोई प्रिंसिपल P से A हो रहा है 4 साल में मतलब ये 4th रूट बनेगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है निकालने का, वो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब यहां से ये बराबर होगा CI, क्लियर है बात, जब हम यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो निकालते हैं, सॉरी यहाँ से अमाउंट निकालने का जो ये कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, बोलो हाँ या ना। अब ये अमाउंट आ गया, अब समय अगर मान लो ये 4 साल है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है
तो ये इस तरफ जा करके जो भी वैल्यू इक्वल्स टू के इधर होगा, इधर, तो कहीं ना कहीं अगर पावर 2 है तो इधर जाकर के स्क्वायर रूट बनेगा, 3 होगा तो यहाँ क्यूब रूट होगा। अब आप मुझे बताइए कि बिना इसे, अगर मान लीजिए कि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में ना हो, क्यूब के फॉर्मेट में ना बने, या फिर पावर 4 के फॉर्मेट में ना बने, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से आर की वैल्यू निकालना संभव होगा? नहीं होगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ये बनता है। खैर आपको पता भी होगा। आप प्रश्न को देखिएगा, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है जो 5 वर्षों में बढ़कर उतनी ही हो जाती है जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से 1.1881 अधिक का एक गुणक है, मतलब मल्टीपल है। दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखो प्रश्न के लैंग्वेज को समझोगे समझ नहीं पाओगे। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। मेरे भाई एक प्रिंसिपल है जो किसी एक ब्याज दर पे, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उसको इन्वेस्ट किया गया, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब ऐसा बोला गया मेरे भाई कि अगर कोई प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से समझना चीजों को, अगर कोई प्रिंसिपल 3 साल में ये पी से जितना भी बन रहा होगा हमें नहीं पता, एक्स वाई जो भी बन रहा होगा हमें नहीं पता, 3 साल में जितना भी बन रहा होगा हमें नहीं पता, तो हमने ये मान लिया कि ये 1 यूनिट के बराबर बन रहा होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा इनकम आपका दोगुना है, तो हम आपका क्या कर लेंगे, आपका 1 मान लेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वहां से रेशियो निकालना आसान हो जाता है। क्लियर है बात? अब जब बात मल्टीपल का किया है तो हम यहाँ एक्स वाई ना मान करके सीधे 1 यूनिट मान लिए हैं, कि हम ये मान लिए कि प्रिंसिपल जो है, कोई एक प्रिंसिपल पी, ये 3 साल में 1 यूनिट हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप बात को? और यही प्रिंसिपल 5 साल में भैया कितना हो जा रहा है, तो ऐसा बोला गया कि इसका एक मल्टीपल हो रहा है कितना का, तो भैया 1.1881 यही हो रहा है। बोलो हाँ या ना। अब सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं, तो यहां से पॉइंट के बाद 4 अंक है, मतलब यहाँ पे 4 जीरो चिपक जाएगा। इसका मतलब ये कि 4 जीरो यहाँ लगा दिया। अब हमारे पास प्रश्न ये हो गया कि कोई प्रिंसिपल 3 साल में 10,000 हो रहा है और वही प्रिंसिपल 5 साल में 11,881 हो जाता है, तो आप मुझे बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि 10,000 से इसको 11,881 होने में कहीं ना कहीं 2 साल का समय लगा होगा? बोलो हाँ या ना। अब कोई प्रिंसिपल 10,000 से 11,881 हो रहा है 2 साल में। अब एक बात बताओ कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का दर यहाँ पे रहा होगा वही दर यहाँ भी रहा होगा, और हमें रेट ही तो निकालना था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 10,000 की प्रिंसिपल 11,881 2 साल में हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी का क्या बनेगा मेरे भाई, स्क्वायर रूट जरूर बनेगा। अब 10,000 में देख पा रहा हूँ कि अगर ये 100 का बन रहा है, तो ये किसका बन रहा है मेरे भाई, ये बन जाएगा 109 का। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई प्रिंसिपल, अब ये जो रेशियो निकल करके आया है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया पहले साल के लिए, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि पहले साल में सीआई और एसआई दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई प्रिंसिपल 100 से 109 हो जाता है एक साल में, तो कितना बढ़ जाता है, 9। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा भाई, 9 बढ़ गया 100 के रिस्पेक्ट में, तो सीधे सीधे हम कहेंगे क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 9% से बढ़ गया। क्लियर है बात? अब अगर यही प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे या फिर इसके कॉन्सेप्ट ये पता होगा, तो बताइए कितने सेकंड का है। समझ आ रही है बातें? तो वही कह रहे कि आपके पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप डायरेक्ट टेक्निक भी लगा पाएंगे या ट्रिक लगा पाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है, 45 मिनट में तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होनी चाहिए यदि उसे 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी तय करनी है? मेरे भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसको उड़ाते हैं रेशियो से। कैसे करेंगे देखो जरा। कहना ये चाह रहा है वो कि कोई एक दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चला जाए, तो उस दूरी को मेरे भाई 45 मिनट में ये तय कर रहा है। लेकिन अब ये चाह रहा है कि 5 मिनट पहले ही हम इस दूरी को तय कर लें। तो इसका मतलब ये है कि पहले वो 45 मिनट का समय ले रहा था, अब कितना लेना चाह रहा है, 40। तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो बनेगा मेरे भाई, वो कितना बन जाएगा, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, जो टाइम का रेशियो बनेगा वो 9 और 8 का बनेगा। अब आप मुझे बताइए कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 8:9। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम है। इट मीन्स कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा, तब इनके स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए
कि पहले की गति इसकी कितनी थी 60। अब 8 बराबर है अगर 60 के, बहुत ध्यान से समझना कि 8 बराबर अगर 60 के है तो 4 से काटेंगे 2 बार में, 2 बराबर किसके हो जाएगा 4 से 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 7.5 किलोमीटर पर आवर के होगा। अब एक लेमन जूस बराबर है 7.5 के, तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू बताना था। क्लियर है बात? तो 9 की वैल्यू कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक बात तो क्लियर है, इसके बाद तो ऑप्शन से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, ये बात तो क्लियर है कि 63 से ये कुछ ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? अब आप मुझे बताइए कि 63 से ज्यादा ना ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। समझ आ रही है बात है ना? चलिएगा अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। थोड़ा सा ना इसको समय दे करके, बेशक थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए, इस प्रश्न को थोड़ा सा समय दे करके मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया से एक एक बातों को नोट करना, ध्यान से देखना। बोला ये गया कि मान लीजिए कोई संख्या x है जो 8000 और 8500 के बीच की सबसे छोटी संख्या है, और ऐसी छोटी संख्या है जो 12, 14, 16, 35 और 84 से जब भाग किया जा रहा है तो शेषफल 4, 6, 8, 27, 76 आता है। तो बताना यह था कि संख्या x में जो दहाई अंक है वो क्या होगा। संख्या x का दहाई अंक का मतलब ये कि टेंस पोजीशन पे कौन सा डिजिट आया होगा। सबसे पहले तो हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टेंस, 100 या यूनिट डिजिट सब निकाल लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताइएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपसे एक एग्जांपल के रूप में कुछ पूछना चाह रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मान लो 12, 15 और 20 ये 3 ऐसे संख्या है। अब आप मुझे बताओ कि 3 कोई संख्या है, इसका जो एलसीएम है 60 है। क्लियर है बात? बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इसका एलसीएम 60 है, हम पूछ रहे हैं कि बताओ 360 जो है क्या इन तीनों से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए आपको तीनों से चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आएगा इसके एलसीएम से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अगर ये संख्या इसके एलसीएम से कट रहा है तो नो डाउट इन तीनों से भी कटेगा। एक बात क्लियर है, आप जान जाइए। 60 से ये कट रहा है, इसका मतलब कि ये सभी, ये जो 360 संख्या है तीनों ही नंबर से कटेगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी संख्या को अगर कोई संख्या मान लो 2, 4, 5, 10 संख्या है अपने पास, और हमें ये चेक करना है किसी नंबर को डिवाइड होगा कि नहीं होगा उस नंबर से, जितने भी अपने पास संख्याएं हैं, तो उसके लिए ज्यादा बेस्ट ये होता है कि उसका एलसीएम निकाल करके चेक कर लो। क्योंकि अगर कोई संख्या इन सभी नंबर के एलसीएम से डिवाइड हो रहा होगा तो नो डाउट इन सभी नंबर से भी डिवाइड हो रहा होगा। इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे। अब अगर इतनी सी बात समझ चुके हैं तो मेरे भाई आप मुझे इतनी सी बात बता दो, आप मुझे इतनी सी बात बता दो, एक मिनट, आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना 4 बच रहा है। बहुत ध्यान से समझना। 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना 6 बच रहा है। 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना 8 बच रहा है। और 35 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 27 बच रहा है। और 84 से डिवाइड करने पर शेषफल 76 बच रहा है। देखो आपको समझाना है इसलिए मैं इतना डिप में जा रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत आ रहे हैं आपके एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे करना हो तो सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर लगा दे। समझ आ रही है बात है ना? लेकिन कैसे होगा, इस अप्रोच को सीखो। आप एक चीज देख रहे होंगे मेरे भाई कि जब 12 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 4, 14 से 6, 16 से 8, इसका मतलब ये है कि आप हर एक केस में इनके डिफरेंस जो है ना वो सेम देख रहे हैं। 8-8 का डिफरेंस देख रहे हैं। बोलो हाँ या ना? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो बात खत्म। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि 8000 और 8500 के बीच सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी से कट रहा हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12, 14, 16, 35 और 84 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि एलसीएम हम फैक्टर वाले तरीके से कर लेते हैं। हमने सीधे सीधे यहां से 12 उठा लिया, कोई दिक्कत है? यहां से 7 गुणे 2 इसको लिखा जा सकता है, तो 2 तो यहाँ पे है ही, 7 उठा लिया यहां से। इसको 16 को 4 गुणे 4 लिखा जा सकता है। अब 1 4 यहाँ पे है, 1 4 यहां से उठा लिया। 35 को कैसे लिखा जा सकता है? 35 को मेरे भाई कैसे लिखा जा सकता है?
तो आप बोलोगे सर 7 × 5 लिखा जा सकता है। अब 7 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, 5 हमने उठा लिया। अब 84 को लेने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि 84 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 12 सती 84। तो इनका जो एलसीएम आएगा इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12 सते 84 और ये हो जाएगा 20। अब ये बन जाएगा 84 और ये बन जाएगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 दूनी कितना 168 होता है, और 168 पे एक जीरो लगा दो। इसका मतलब कि इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कितना होगा 1680। अब आप मुझे बताइए कि हमें इन दोनों के बीच एक ऐसा नंबर देखना है जो इसका मल्टीपल हो। आप मुझे बताइए कि अगर ये सभी नंबर का एलसीएम 1680 है, बात को समझना, इसका मतलब ये सभी से, इन सभी से कहीं ना कहीं 1680 कट रहा होगा। अगर 1680 सभी नंबर से कट रहा है तो इतनी सी बात बता दीजिए कि इसका जो मल्टीपल होगा वो भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? अब आप मुझे बताइए कि 8000 और 8500 के बीच में 1680 का मल्टीपल क्या हो सकता है? तो मैं देख रहा हूं कि अगर 4 गुना लूंगा तो कहीं ना कहीं 8000 से छोटा आ जाएगा, ये संभव नहीं होगा। और 6 गुना लूंगा तो ये 8500 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी संभव नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसका 5 गुना ले लो, बात खत्म। अब इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 1685 8 5 40, मतलब 8400। 8400 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कटेगा, इन दोनों के बीच। क्लियर है बात? अब इतनी सी बात बताइए कि मुझे भैया यहाँ पे डिफरेंस कितना चाहिए था, बोलो 8 का, तो 8 इसमें माइनस कर, तो बात खत्म। अब यहाँ पे 84 से हमें 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, 8392 होगा। बोलो हाँ या ना? तो x की वैल्यू तो मुझे मिल गया। अब हमें टेंस वाला डिजिट चाहिए, तो टेंस पे क्या है, 9 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा और बहुत मजे से चीजें क्लियर हो गई होंगी इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के ये है, ये भी प्रश्न बड़ा प्यारा सा है, ये भी प्रश्न बड़ा प्यारा सा है। अब इसके लिए मैं आपको टेक्निक भी बताता हूँ, शॉर्ट अप्रोच भी बताता हूँ, और इसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्यों जरूरी है लॉन्ग मेथड? शॉर्ट आप तभी समझ पाएंगे जब इसके लॉन्ग अप्रोच भी पता हो। क्लियर है बात? क्वेश्चन में बोला गया कि जब 1278, 2368 और 4318 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बच रहा है। अब देखो, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखूं तो मुझे इसका वैल्यू x का भी पता चल गया और मुझे y का भी वैल्यू पता चल गया, लेकिन वो चीजें आपको नहीं पता चला। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अप्रोच को सीखना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई? 1278, 2368 और 4318। अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि भाई x की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, समझ पा रहे? अगर इन सभी के यूनिट डिजिट सेम है, बहुत ध्यान से समझना, अगर इनके सभी के यूनिट डिजिट सेम है तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि आंसर आ गया। क्या भाई? अगर सबसे मैं 8 हटा दूं, समझना बात को, तो भी फिर ये क्या बनेगा, 1270, 2360, 2310, 4310। अब क्या 8 हटाने के बाद जो संख्या बचेगा वो सभी संख्या वो कहीं ना कहीं 10 से कटेगा। भाई 8 हटाओगे तो 70 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, जो 10 से इजिली कटेगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ये कि x की वैल्यू तो मुझे 10 मिल गया, और जब x की वैल्यू 10 मिल गया तो सबके यूनिट डिजिट सेम होने का मतलब कि जो y की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी मेरे भाई? 8 हो जाएगी। एक तो तरीका ये होगा, जो ये हम अपने हिसाब से, ये मेरा अप्रोच है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिट डिजिट सेम हो। अब यूनिट डिजिट अगर सेम नहीं है तो फिर एक ही तरीका बच जाता है इसका फैक्टर करना, ठीक है। एक तो फैक्टर करने वाला तरीका बच जाता है कि देख लेते हैं कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन सा बच रहा है, या फिर इनके, और इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इनके डिफरेंस लेकर के इसका फैक्टर चेक कर लो। क्या तरीका है? देखो, तरीका ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0, और 16 में से 9 गया, सॉरी 7 गया 9, और ये हो गया 2 2 2 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, 11 में से 6 गया 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 12 में से 3 गया 9, और ये 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 1950। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 0, 11 में से 7 4, और यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, और 4 में से 1 गया 3। यही होगा, बोलो हाँ यार?
अब इसका ये डिफरेंस तो हमें पता चल गया। अब मैं यहां से अगर इसका फैक्टर देखूं तो 109 गुणे 10 लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 195 गुणे 10, और इसको लिखा जा सकता है 304 गुणे 10। बोलो हाँ या ना? लिखा जा सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो इन सब में कॉमन फैक्टर जो आएगा वो कौन आएगा? 10 आएगा। बाकी और जो है ये कहीं ना कहीं कटेगा नहीं, 109 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो 10 ही संख्या ऐसी है जिससे तीनों को भाग लगाया जाए तो रिमाइंडर हमेशा सेम मतलब बराबर बचेगा, और बराबर मतलब कितना? 8 के रूप में बचेगा। क्लियर है बात? अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ से ये जो बन जाएगा वो कितना बनेगा? 30 बनेगा। और y की वैल्यू अगर 8 है तो ये कितना बन जाएगा? 14 8 112। अब 112 में 30 माइनस करेंगे तो 82 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे साइन माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 30 में 112 माइनस कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे टाइम एंड वर्क से बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। निर्भय किसी कार्य को अकेले 19 दिन में कर रहे हैं। देखो, निर्भय एक व्यक्ति है, किसी कार्य को 19 दिन में कर रहा है, और अगर ये विस्मय उसी कार्य को अगर करे तो 6 दिन में कर लेगा। विस्मय अगर काम अकेले करता है तो ये 6 दिन में कर लेगा। और 6 दिन में करने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल वर्क क्या होगा, तो यहां से टोटल वर्क आप 114 निकाल लोगे इनका एल्सियम लेकर के। क्लियर है बात? अब अगर 114 काम जो निर्भय है ये 19 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 6। और ये एक दिन में कितना करेगा? 19। इतनी सी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ऐसा बोला गया कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू तो किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले निर्भय को कार्य छोड़कर जाना पड़ता है। देखो, जब भी काम छोड़ने से मतलब ऐसे समझना, जब भी काम छोड़ने की बात आएगी तो उसमें दो केस होता है। एक तो होता आफ्टर का केस और एक होता बिफोर का केस। आफ्टर का मतलब ये कि काम शुरुआत किए और कुछ दिन साथ में करते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। और एक होता है कि कार्य लास्ट होने से कुछ दिन पहले छोड़ देते हैं। दोनों में अंतर ये है कि जब कार्य लास्ट होने से कुछ दिन पहले छोड़ा जाए वहां पे आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और आफ्टर के केस में माइनस करते हैं। अब ये प्लस माइनस क्या है तो मैं बता रहा हूं भाई। 4 दिन पहले अगर ये छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है भैया? कौन छोड़ रहा है? निर्भय छोड़ रहा है। अगर 4 दिन पहले छोड़ रहा है ना तो हम निर्भय से ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई ऐसा है, तुम 4 दिन काम आकर के कर लो। रिक्वेस्ट करके हमने उससे 4 दिन काम करा लिया। क्लियर है बात? रिक्वेस्ट करके करा लो या जबरदस्ती करके करा लो, बस करा लो। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि हमारे पास काम 114 था, लेकिन अब अगर ये 4 दिन रख के करेगा तो भाई आप मुझे बताओ कि एक दिन में 6 करेगा तो 4 दिन में कितना करेगा? 24 करेगा। अब ये 4 दिन का जो काम होगा ना इसका एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब अब कार्य जो होगा वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला गया था कि 4 दिन पहले इसको काम पे हटा दो। समझ आ रही है बात? हमने इस प्रश्न को सीधा करने के लिए अपनी सुविधा के लिए मैंने क्या किया, इसको रिक्वेस्ट किया इसको शुरू से लेकर लास्ट दिन काम करने। क्लियर है बात? मतलब जो 4 दिन पहले जा रहा था उस 4 दिन में भी काम कराया, तो जो 4 दिन में काम करेगा वो एक्स्ट्रा काम करेगा, उसको ला करके मैंने जोड़ दिया। तो अब जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा? 114 नहीं होगा, आपका 138 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब पूछा गया कि बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो अब बीच में कोई छोड़ के जा नहीं रहा, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है बात? तब निर्भय और विमस्य जो क्या है, विस्मय जो है वो कहीं ना कहीं दोनों एक साथ शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेंगे। अगर एक दिन में ये 19 करेगा और ये 6 करेगा, मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में 25 काम करेंगे। और पूरा 138 काम करना था तो समय कितना लग जाएगा? 25 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसका ये है 25 पंचे 125, 13/25, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात या नहीं? अगर ये बात क्लियर है तो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे लगाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये भी एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न है टाइम एंड वर्क से, और ये अभी इसी साल का ये पूछा गया प्रश्न है। एक बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने और खाली करने दोनों कार्यों में किया जा सकता है। मतलब एक बूस्टर पंप है जिसका उपयोग भरने के लिए भी किया जा सकता है और खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की क्षमता जो है वो कितना है? 1800 घन मीटर है। 1800 घन मीटर है, मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, अब ऐसा बोला गया कि खाली करने की क्षमता जो है उसकी भरने की क्षमता से 10 घन प्रति मीटर अधिक है। क्लियर है बात? तो आप मुझे बताइए कि अगर इधर हम माइनस रख ले इधर प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि ये भरने वाला ये माइनस करने वाला। क्लियर है बात?
अब ऐसा बोला गया कि पंप की खाली करने की जो क्षमता है भरने से 10 ज्यादा है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक मिनट में ये के घन मीटर ये भरेगा, तो ये कितना भरेगा, के प्लस 10 भरेगा। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा बोला गया कि टैंक को खाली करने में उसे भरने की तुलना में 6 मिनट कम समय लगता है। अब ओवरऑल जो समय की बात है, ये इसकी इफिशियंसी आ गई। क्या आ गई? इफिशियंसी। अब ओवरऑल अगर समय की बात हो रही है, ये इसकी इफिशियंसी आ गई। और अब आपको टाइम का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? सॉरी, टाइम की वैल्यू दे रखा है। भरने की तुलना में 6 मिनट कम समय लगता है। किसको? खाली करने में। तो इसका मतलब ये है कि मान लो खाली करने में टाइम उसको टी लग रहा होगा, तो भरने में टाइम कितना लगेगा? मान लो टी प्लस 6। भाई अगर इससे ये 6 कम समय ले रहा है, मतलब इसका ये है कि इससे ये 6 ज्यादा ले रहा होगा। बात खत्म। क्लियर है बात? अगर इतनी सी बात क्लियर है मेरे भाई, तो मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप ऑप्शन से करें, हमेशा ऑप्शन से करें। क्योंकि अगर इसके बेसिक और इसके अप्रोच में बंद जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि हड्डी गुड्डी सब तोड़ ताड़ के आगे निकल। ठीक है, अब समझो मेरी बात को। अब यहाँ पे जब ऑप्शन से, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जब भी ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है तो हमेशा हम कुछ ऐसे ऑप्शन लेते हैं जो हमारे लिए इजी हो। तो पहला ऑप्शन हम डी लेंगे, इसके बाद कौन सा लेंगे? सी लेंगे। अगर इन दोनों में कोई मिला तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। पहला देख लेते 50। हम ये मान लेते पूछा क्या गया था आपसे, क्योंकि भाई आंसर तो उसी का दिया गया होगा ना जो पूछा गया होगा। तो पंप भरने की क्षमता क्या होगी? भरने की क्षमता क्या होगी मतलब इस के की वैल्यू बताना है। हम इस के की वैल्यू मान लेते हैं 50, कि अगर इस पूरे टैंक को ये 50 मिनट में भर देता है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि भाई मेरे 50 मिनट, ओहो सॉरी सॉरी, प्रति मिनट बताना है, टोटल टाइम नहीं, सॉरी। पंप की भरने की क्षमता क्या होगी, इफिशियंसी मतलब के की वैल्यू। तो हम ये मान लेते हैं कि टैंक की भरने की जो क्षमता है वो 50 घन मीटर प्रति मिनट की है। अगर एक मिनट में 50 भरेगा, तो आप ही मुझे बताइए कि जब 50 भरेगा एक मिनट में, तो पूरा 1800 भरने में इसको कितना समय लग जाएगा? 50 से डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो, 180 को डिवाइड करेंगे अगर 5 से, तो कितना आ जाएगा? 36। मतलब इसका यह है कि अगर एक मिनट में अगर ये 50 घन मीटर पानी डालेगा, तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा? 36। अब आप मुझे बताइए कि अगर इसको भरने की कहीं ना कहीं क्षमता अगर 50 है, तो इसका माइनस करने वाला का जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा? 60 हो जाएगा। अब माइनस करने वालों की इफिशियंसी 60 हो जाएगा, तो आप इतनी सी बात बताइए कि आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि अगर मैं इसका चेक कर लूं, भाई अगर ये एक मिनट में 60 घन मीटर ये माइनस करेगा, तो कितना समय लगेगा इसको पूरे टंकी को माइनस करने में? जीरो से जीरो, 6×3 = 18, 30 घंटा का, सॉरी 30 मिनट का समय लगेगा। बोलो हाँ या ना? तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर देखा जाए तो भाई इससे ये 6 मिनट ज्यादा ले नहीं रहा है क्या? और क्वेश्चन में भी तो बोला गया था कि इससे ये 6 मिनट ज्यादा लेगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आप ऑप्शन से करें। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। एक टैक्सी स्टैंड में दो टैक्सियां 74 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 28 मिनट के अंतराल पर एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, देखिएगा। ऐसा हम कई बार करा चुके हैं। वो फायर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, फायर वाला या बस टर्मिनल वाला जो क्वेश्चन होता है, कई बार मैंने आप लोगों को कराया है। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या गया, इसके लैंग्वेज में फंसाने की प्रयास किया गया। ठीक है, मान लीजिए ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से पहला जो टैक्सी है वो 10 बजे चलती है, मान लेते। कोई एक फिक्स टाइम मानना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि 10 ही लेना है। क्लियर है बात? अब 28 मिनट के अंतराल पर अगर ये चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला अगर 10 बजे यहाँ से खुली होगी, तो दूसरा 10:28 पे चलेगी। बोलो हाँ या ना? अब आप मुझे बताइए कि 28 मिनट तक ये बैठी तो रही नहीं होगी, भाई आगे बढ़ रही होगी। अब ये मान लीजिए कि 28 मिनट में ये जो टैक्सी है यहां से यहां पे पहुंच गई। 28 मिनट में ये टैक्सी जो है यहां से यहां पे पहुंच गई। इसका मतलब कि जब घड़ी में 10:28 हो रहा होगा, तो ये इस पॉइंट पर पहुंच गई, ऐसा हमने सपोज कर लिया। क्लियर है बात? अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, ऐसा बोला गया, और पहले जो टैक्सी है इसको जिस भी पॉइंट पर मिल रहा होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब जब 10:28 पर ये बस या टैक्सी, सॉरी ये टैक्सी यहां पे पहुंची होगी, तो दूसरा टैक्सी यहां से
निकलने की प्रयास कर रही होगी, मतलब निकल रही होगी। क्लियर है बात? जब यहाँ पे पहले व्यक्ति को ये मिली तो इसके बाद ऐसा बोला गया है कि टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा और वह दोनों टैक्सी से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। एक व्यक्ति इस टैक्सी स्टैंड के विपरीत दिशा से आ रहा है और पहले टैक्सी को जब भी मिला उसके 10 मिनट बाद दूसरे से मिलता है, 10 मिनट के अंतराल पर। तो पहले टैक्सी को इस पॉइंट पर अगर मान लो मिला तो यहां से ये 10 मिनट और चला होगा और 10 मिनट यहां से ये भी चला होगा, मतलब टैक्सी भी चली होगी। बोलिए हाँ या ना? अब एक बात थोड़ा और समझिएगा मेरे लाल, यहाँ पे जब घड़ी में 10:28 बज रहा होगा, जब पहली टैक्सी को ये मिला था, उसी टाइम पे ये टैक्सी यहां से निकली थी और 10 मिनट के बाद अगर ये व्यक्ति इस दूसरे टैक्सी से मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई ये टैक्सी जो है यहां से यहां तक कितने मिनट में पहुंची है? 10 मिनट में। और ये व्यक्ति जो है यहां से यहां कितने मिनट में पहुंचा है? 10 मिनट में। अगर ये बात क्लियर हो गई तो आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे भाई यहां से यहां तक की जो कुल दूरी थी, टैक्सी 28 मिनट में अकेले तय कर रही थी, लेकिन एक बात क्लियर हो गया कि यहां से यहां तक अगर टैक्सी को 10 मिनट का समय लग रहा है तो पहले भी 10 मिनट लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को टैक्सी जो है ये कितना 18 मिनट में तय कर रही होगी। अगर ये बात क्लियर हो गया तो मेरे भाई यहां से डिस्टेंस बन गया कांस्टेंट। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार समझाने की प्रयास करते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है टैक्सी 18 मिनट में तय करती है और वही दूरी जो यहां से यहां तक है ये मैन के द्वारा तय किया गया 10 मिनट में। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, देखो वैसे तो इस प्रश्न में डायरेक्ट इसका डिफरेंस ले लेना था, बात खत्म कर लेना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए मेरे भाई हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा दिया। बाकी तो अगर मुझे टाइम का रेशियो चाहिए होता किसका, टैक्सी का और मैन का, तो मैं सीधे सीधे निकाल देता। भाई कैसे, देखो यहाँ पे पहले इस बात को समझ लीजिए, इसके बाद डायरेक्ट भी निकालने बता देंगे। इस दूरी को मैन ने 10 मिनट में तय किया और टैक्सी ने कितना, 18 मिनट में। क्लियर? तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से 9 बार में, 2 से 5 बार में। तो टाइम का रेशियो कितना, 9:5 हो गया। अब इतनी चीजों के लिए क्या इतना करना जरूरी था? नहीं, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरे भाई देखो, मैन के द्वारा जो लिया गया समय होगा, जब उसने बोल दिया कि प्रत्येक प्रत्येक ये टैक्सी को 10 मिनट के अंतराल पर मिल रहा होगा, तो थोड़ा सा ऐसा समझिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि पहले टैक्सी को जिस भी समय पे मिला होगा उसके 10 मिनट बाद दूसरे को मिला है। समझ आ रही है बातें? तो इसका मतलब ये है कि जिस दूरी को ये 10 मिनट में तय कर रहा है, भाई टैक्सी भी तो इस स्टैंड से यहाँ पे 10 मिनट में पहुंची है। थोड़ा सा लॉजिक लगा। तो जिस दूरी को ये 10 मिनट में तय कर रहा है, उसी दूरी को कहीं ना कहीं टैक्सी कितना, अगर 10 मिनट चलने के बाद यहाँ पहुंची है, इसका मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी थी पहले 28 मिनट में तय हो रहा था। मतलब इसका ये हुआ कि जो व्यक्ति 10 मिनट में दूरी तय कर रहा है वही दूरी टैक्सी 18 मिनट में तय की। और नहीं तो रट्टंत विद्या वाले हिसाब से अगर करना चाह रहे हो तो सीधे सीधे क्या कर लो, यहाँ पे बोला गया ना कितने मिनट के अंतराल पर दूसरे को मिल रहा है, तो 10 मिनट के अंतराल पे। अगर 10 मिनट के अंतराल पर मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैन के द्वारा जो लिया गया समय होगा उस दूरी को तय करने में कितना, 10। ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा आएगा, चाहे बस टर्मिनल वाला क्वेश्चन हो या फायर वाला क्वेश्चन हो या फिर इस प्रश्न की जवाब हो। जब भी अगर डायरेक्ट टाइम रेशियो निकालना है तो बस ये देख लेना कि दूसरा, जैसे गोली के केस में क्या होगा कि 10 मिनट के अंतराल पर या 20 मिनट के अंतराल पर फायर किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि 28 मिनट के अंतराल पर एक ही दिशा में टैक्सी चल रही है और व्यक्ति जो है विपरीत से आते हुए प्रत्येक 10 मिनट में 10 मिनट के अंतराल पर अगर दूसरे टैक्सी को मिल रहा है, इसका मतलब कि मैन के द्वारा लिया गया समय 10 हो जाएगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसके द्वारा लिया गया समय होगा मेरे भाई, तो टैक्सी के द्वारा लिया गया समय होगा। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18। डायरेक्ट रेशियो निकालो 9 और 5, स्पीड रेशियो बता दो कितना, 5 और 9। और ये बता दीजिए कि यहाँ पे टैक्सी का स्पीड दे रखा था कितना, 74 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मुझे बताइए कि अगर 5 बराबर है इसके 74 किलोमीटर पर आवर के, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा। बोलो कैसे भाई, अगर यहाँ 75 होता तो ये 5 से 15 बार में घटता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हम ये मान लेते हैं कि 75 है,
थोड़ी देर के लिए भाई 74 से मतलब 75 से एक ही तो कम है, मान लेते हैं 75 है, तो 15 पचे 75 मतलब 5 से काटेंगे 15 बार में कटेगा। अब 9 की वैल्यू चाहिए था, मतलब 15 9 35 से, अगर ये 75 होता तो आंसर कितना होता है 135। अगर ये 74 एक कम है, इसका मतलब कि 135 से हल्का कम होगा आंसर। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 135 से भी बड़ा है, और ये दो ऑप्शन ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 135 से ज्यादा कम है, तो यही हो सकता है जो इसका नियर अबाउट। क्लियर है बात या नहीं? चलिएगा अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न जो है मेरे भाई ये भी बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। 2295 मीटर की गोलाकार दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु हैं? देखो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पे इनके द्वारा लिया गया समय कितना है, तो आप बोलोगे सर 85 और एक के द्वारा 45। सबसे पहले रेशियो निकालो, 5 से 17, 5 से 9। मेरे भाई ये आ गया इसके टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 9 और 17। क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत है? 5 से 17, 5 से 9। क्लियर बात? तो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों ही केस में क्या होगा सेम। अगर बात अपोजिट की जाए ना तो इन दोनों को जोड़ दो, सीधे सीधे डायरेक्ट जो आंसर आएगा, जोड़ने के बाद जो आएगा वैल्यू वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे दो ही केस हो सकता है, सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के केस में दोनों का डिफरेंस ले लेना है। क्लियर है बात? चलिएगा नेक्स्ट तीन व्यक्ति पी क्यू और आर ने 11 8 20 के अनुपात में अपने शेयरों के साथ एक व्यापार शुरू किया। 9 महीने बाद क्यू अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा ले लिया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 40,700 रुपए की है तो लाभ में आर का हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना है। देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न है तो बहुत प्यारा प्रश्न है, लेकिन है थोड़ा कैलकुलेटिव। लेकिन अगर कैलकुलेटिव भी हो तो अपने तरीका से ही, अपने टेक्निक से ही इसका कैलकुलेशन कम किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर 3 पर्सन है, यहाँ 11 8 और 20 के अनुपात में ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे भाई एक बात बता दो बस इतना सा कि अगर ये इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 11 8 और 20 की एक्चुअल वैल्यू कुछ और होगी। ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे। अब ऐसा बोला गया कि 9 महीने के बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस कर लिया। अब इतनी सी बात बताइए कि अगर क्यू ने अपना 35% हिस्सा 9 महीने के बाद ले लिया तो 35% का फ्रैक्शन कितना होगा 5 से 7, 5 से 20, मतलब 7/20। क्लियर है बात? मतलब जितना इसने इन्वेस्ट किया होगा उसका 7/20 इसने वापस ले लिया 9 महीने के बाद। और ऐसा बोला गया कि जबकि आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा ले लिया। 14% का फ्रैक्शन कितना होगा 7/50। अब आर जो है जब वर्ष पूरा हो रहा उसके 7 महीने पहले वापस ले लिया। ठीक है मेरे भाई, तो अगर वर्ष के अंत में कुल इतने की प्रॉफिट हो रही है तो बताना था कि आर का हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना था। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आर का हिस्सा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालते हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब ये बात तो क्लियर है कि मेरे भाई एक बात थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मैं क्यू के 7/20 हिस्सा अगर निकालूं तो क्यू का हिस्सा कितना है, मतलब क्यू का जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपना इन्वेस्टमेंट किया उसका 7/20 हिस्सा ये 9 महीने बाद निकाल लेता है। तो भाई इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस तो तभी करेंगे ना जब आप इसका 7/20 निकाल लेंगे। 7/20 निकालने में वैल्यू जाएगी पॉइंट में। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ ध्यान से समझना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 55 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। भाई क्यू और आर क्या कर रहे हैं, अपना हिस्सा निकाल रहे हैं कुछ एक समय के बाद। तो भाई कितना निकाल रहे हैं, ये 7/20 और ये 7/50। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि अगर
Q का कुछ ऐसा वैल्यू बना दिया जाए, मतलब ये 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो 20 का मल्टीपल हो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बन जाएगा जो 20 का मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल ही क्यों ढूंढ रहे हैं हम, अभी पता चल जाएगा आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो। और अगर 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 से इसमें भी करेंगे, ये 100 बन जाएगा। अगर अब इस 100 बन जाएगा तो 100 का 7/50 निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, वैल्यू पॉइंट में नहीं जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि पी जो है ये पूरा अपना इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए करता है, ये कोई छेड़छाड़ नहीं करता, 9 महीना तक ये भी कर रहा है। 9 महीने के बाद ये अपना 7/20 हिस्सा निकाल लेता है। तो इस 40 का अगर आप 7/20 निकालेंगे तो मेरे भाई कुछ इसी प्रकार से तो निकालेंगे। अब सोचिए जरा कि यहाँ पे ये नंबर 20 का मल्टीपल ना होता तो पॉइंट में जाता कि नहीं जाता। अब 7 दूनी 14 अगर निकाल लिया तो बचा कितना होगा, 26। और इस 26 को कितने महीने के लिए रखा होगा, 3 महीने के लिए। ये 9 महीने के प्रॉफिट, ये 3 महीने के प्रॉफिट, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 साल का प्रॉफिट आ जाएगा। आर जो है, आर वर्ष पूरा होने के 7 महीने पहले, वर्ष पूरा होने के 7 महीना पहले, इसका मतलब यह है कि शुरुआत होने के 5 ही महीना तक ये पैसा अपना 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। 100 रुपया जो है ये 5 ही महीना तक इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि लास्ट होने के 7 महीना पहले तो वो निकाल ही दे रहा है। भाई कितना निकाल रहा है, तो 7/50 निकाल रहा है। अब इसका 100 का अगर मैं 7/50 निकाल लूं, 7/50 तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 14 निकाल लिया, बचा कितना, 86। अब इसको कितने समय के लिए रखा होगा, 7 महीने के लिए। अब 5 महीने का प्रॉफिट, 7 महीने का प्रॉफिट दोनों जोड़ देंगे, आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व करा जाए तो 2 से ये कट रहा है, काट लो, 2 से 43 बार में, 2 से ये 50 बार में, 2 से ये 20 बार में, 2 से ये 13 बार में, और 2 से ये 6 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 330। पी का हिस्सा आ गया। आर का हिस्सा, क्यू का हिस्सा कितना, 20 नवा 180, 13 तिया 39, तो 20 इसमें दे दो, 200 हो जाएगा, 219। और यहाँ पे मेरे भाई अगर देखा जाए तो 250 ये हो गया, 250 ये हो गया, और ये कितना था, 43 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 7 चौक 7 21, 301 हो जाएगा, तो कितना, 1 5 और ये 5 हो जाएगा, मतलब इसका ये 551। PQR का जो प्रॉफिट है उसका रेशियो हमें पता चल गया। अब इतनी सी बात बताइए कि हमें निकालना क्या था, आर की वैल्यू, मतलब 551 का, 551 की वैल्यू निकालना था। अब तीनों का प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 3 10, 1000, और ये हो जाएगा 51 और 9 60 70 और 300, मतलब तीनों का अगर देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट कितना है रेशियो के अकॉर्डिंग, 1100। और इस 1100 की वैल्यू कितना दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था 40,700 मेरे भाई। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन जो है ये डेसिमल में नहीं है, इसका मतलब ये कि 11 से ये पूरा पूरा कटा होगा, और जब 11 से कटा होगा तो यूनिट डिजिट जो होगा वो कहीं ना कहीं 7 रहा होगा। क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है। अब अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 रहा होगा और इसमें भी यूनिट डिजिट 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात तो क्लियर है कि ऑप्शन जो भी होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ ए में दिख रहा था, इसलिए फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा। बहुत ही मजेदार जबरदस्त कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। और मैं बार बार कहता हूं कि देखो पार्टनरशिप में एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, तो यही प्रश्न करता है जो कुछ समय बाद निकाल लिया गया, कुछ समय बाद डाल दिया गया, बड़ा कैलकुलेटिव होता है, बाकी और कुछ होता ही नहीं। ठीक है, इस प्रश्न को देखिएगा जरा। मेरे भाई ये एवरेज से प्रश्न है। बोला ये गया कि 13 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि 2 स्थान पर वजन 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया। अब देखो जरा गड़बड़ी हो गया ना, 54 के जगह पे अगर 44 पढ़ोगे, सॉरी 54 के जगह पे अगर 44 पढ़ोगे तो मेरे भाई एवरेज में तो अंतर आ ही जाएगा। और क्या पढ़ा गया, और 35 के जगह पे 40 पढ़ा गया। अब एक बात बताइए, पढ़ना था हमें इतना, इन दोनों का औसत, सॉरी इन दोनों का वजन हमें इतना लेना था, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया। और गाना सुने हो ना, गलती से मिस्टेक, और उसी मिस्टेक में
ये हो गया। समझ आ रही है बात? मतलब लेना हमें इतना था उन दोनों लड़कों का, इस 10 में से दो ऐसे लड़के हैं जिनका वजन जो है वो इतना और इतना है, लेना हमें इतना था लेकिन ले लिया हमने इतना। तो आप मुझे बताओ कि इसमें अगर देखा जाए तो इनके ओवरऑल सम जो होगा, भाई एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो सम होगा उसमें कितने की कमी आएगा? भाई 54 के जगह 44 ले लिए तो कम कितना लिए हो बताओ? 10। अब यहाँ पे बढ़ा भी लिए हो तो कौन सा ज्यादा बढ़ाए हो? 5 ही तो बढ़ाए हो। बोलो हाँ या ना? तो भाई -10 + 5 मतलब इसका ये है कि अभी भी जो एक्चुअल इसका वजन होना चाहिए था उससे 5 कम हमने लिया है। अब आप मुझे बताइए कि अगर 5 कम लिया है तो कहीं ना कहीं ये जो औसत दिख रहा होगा आपको, 10 बच्चों का जो औसत है वो कहीं ना कहीं औसत भी कम होगा। इसका मतलब कि औसत 70 से ऊपर आएगा। तो इसका मतलब कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन है, अब देख लेते कितना होगा। अब आप मुझे बताइए कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब इसके सम में कितने की कमी हो रही है? 5 की। मतलब 5 की कमी हो रही है इसके सम में, तो एवरेज में कमी कितने की होगी? भाई टोटल कितने थे बच्चे? 10 थे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एवरेज में कमी कितने की होगी। 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 अगर इसके वजह से उल्टा सीधा लेने की वजह से कम एवरेज हमने लिया है, इसका मतलब कि एक्चुअल में जो एवरेज होना चाहिए था वो 70 में कहीं ना कहीं कितना 0.5 और एक्स्ट्रा होता। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न, एक दीवार के सहारे टिकी हुई सीढ़ी क्षैतिज जमीन के साथ थीटा का कोण बनाती है। भाई देखो एक सीढ़ी है कुछ इस प्रकार से दीवार पे टिकी हुई है और जमीन के साथ ये थीटा डिग्री के कोण बना रही है, ऐसा बोला गया। अब ऐसा बोला गया कि जिसमें tan थीटा जो है वो 15/8 है। भाई tan थीटा जो है मतलब इसका ये कि इसको एंगल माना गया तो ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा, और tan थीटा बराबर कितना है? 15/8 है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हम थीटा इसको लेट करते हैं तो परपेंडिकुलर ये बनेगा मतलब 15, और बेस बन जाएगा ये। क्लियर है बात? अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। 15 15 8 17 का एक ट्रिपलेट बनता ही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, पूछा क्या है? यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, ये दीवार है और ये सीढ़ी के शीर्ष ये है, तो इसकी ऊंचाई जो है पूरा ये कहीं ना कहीं कितना है मेरे भाई? तो ये एक्चुअल में 30 दे रखा है लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है? 15। मतलब 15 की वैल्यू 30 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। आप पूछा क्या है? तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी मीटर में कितना होगा? दीवार से सीढ़ी का पाद मतलब ये बेस वाली वैल्यू, यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितना है? रेशियो के अकॉर्डिंग 8 है। 15 बराबर 30 तो 1 बराबर 2 तो 8 बराबर कितना? 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा है। चतुर्भुज आ गया। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है, तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है तो a का कौन सा मान सही है? मेरे भाई एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक त्रिभुज है ए बी सी इसकी साइड है, ठीक है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी साइड ले लो, कोई भी साइड, कोई भी दो साइड, मान लीजिए बी और सी का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि तीसरे साइड से छोटा होगा। तीसरे साइड से ये क्या होगा? छोटा होगा। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इससे तीसरा साइड हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है बात? दूसरी बात कि अगर इन दोनों साइड के सम की बात करें, इन दोनों साइड की सम की बात करें बी प्लस सी, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि तीसरे साइड से बड़ा होगा। मतलब इसका जो सम होगा दोनों साइड का ये तीसरे साइड से बड़ा होगा, लेकिन इनका जो डिफरेंस होगा तीसरे साइड से, सॉरी, इनका जो डिफरेंस होगा वो तीसरे वाले साइड से छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर 10 और 14 है तो डिफरेंस 6 हो जाएगा, और तीसरा साइड ए है, और सम कितना हो जाएगा? 14, तो 14 ये बड़ा होगा। मतलब ये वाला आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। निम्न चित्र में यदि डी अपॉन बी सी बराबर 2/3 है, यदि ए बराबर 12 तो ए बी का मान क्या होगा? मेरे भाई इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा। अगर एबीसी ट्रायंगल की मैं बात करूं, ये 75 डिग्री है और ये
65 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 140। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, ये 40 डिग्री का बनेगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? नहीं दिख रहा है? अभी रुक जाओ, दिखा देते हैं। अब दिखेगा, ये एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री का। क्लियर है बात? क्योंकि तीनों ही एंगल का सम कितना होगा, 180। अब अगर देखा जाए ये सीधी रेखा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180। अगर ये 105 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल 75 डिग्री का होगा। अब अगर मैं ADE ट्रायंगल देखूं तो इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए और 180 में माइनस कर दिया जाए तो जो इसका वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो एंगल ABC में बन रहा है वही एंगल ADE में बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल एंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अब मेरे भाई दो ट्रायंगल एक दूसरे के जब सिमिलर होता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब आप मुझे बताइए कि ट्रायंगल, अब देखो सिमिलर बनाते कैसे, यहाँ पे सिखा दे। बहुत सारे बच्चों को सिमिलर बनाने भी नहीं आता, तो ध्यान से देखिएगा। आप इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। हमने ADE छोटा वाला ले लिया ट्रायंगल ADE। अब इसको सिमिलर बनाना है, तभी तो सिमिलर बनाओगे तो रेशियो आप निकाल पाओगे अच्छे से, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। अब ट्रायंगल ADE जो है ये अगर सिमिलर है, ट्रायंगल ADE जो है ये सिमिलर है अगर मान लो बड़े वाले ट्रायंगल के, तो कैसे बनाएंगे आप सिमिलर? भाई एंगल A का अगर देखा जाए, छोटे वाले में एंगल A और बड़े वाले में एंगल A, ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों में ये कॉमन एंगल है। भाई छोटे वाले के लिए भी उतना ही होगा जितना कि बड़े वाले के लिए होगा। इसका मतलब कि इसमें भी ABC में भी, मतलब यहाँ A के जगह पे A आ जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? अब D के जगह पे क्या आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे D आपको यहाँ दिख रहा है 65 और ABC में 65 आपको C पे दिख रहा था। इसका मतलब कि D के जगह पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्लियर है बात? और ABC में अगर A और C ले लिया तो बच कितना गया B। किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे इसके अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा उनके बीच का रेशियो जो होगा मेरे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। AD अपॉन AC ये बराबर होगा किसके, DE अपॉन BC बराबर है किसके, AE अपॉन AB के। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर हमारा इसी से आ जाएगा क्योंकि DE और BC की वैल्यू दे रखा था और यहाँ पे इसकी जो रेशियो है वो 2/3 है। AE की वैल्यू 12 दे रखा था, AB निकालना था। आप मुझे बताओ 2 से 6 बार में 6 3 18, AB कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये छिप रहा है थोड़ा सा इसके नीचे, ठीक है ना, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 18 होगा। चलिएगा अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और इस प्रश्न को करने का एक नहीं बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका। लेकिन एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं जबरदस्त वाला। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए मेरे भाई तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंडीशन कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट को लगाना है। अब मैं इसका मतलब क्या है कंडीशन कांस्टेंट, ये मैं आपको समझाता हूँ। हेडिंग लगा लीजिएगा सबसे पहले कंडीशन कांस्टेंट, ये समझ लीजिएगा बहुत काम करेगा। कंडीशन कांस्टेंट, जब भी कंडीशन कांस्टेंट होगा तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई भी दो नंबर या कोई भी दो चीज के बीच का जो रेशियो है वो मान लीजिए A:B है, समझिएगा मेरी बात को मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे भाई A:B होगा, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो A:B होगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि दोनों ही केस में, दूसरे केस में भी इसका प्रोडक्ट AB ही रहे। ध्यान रखना, दूसरे, ये पहला केस है, दूसरे केस में भी मैं चाह रहा हूं, दूसरे स्टेटमेंट में भी मैं चाह रहा हूं कि इसका प्रोडक्ट जो है वो AB ही रहे। तो उसके लिए मैं या तो इसको AB रखूं या फिर इसके रेशियो को चेंज कर दूं, मतलब रेशियो इनवर्स करके भी इसके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ आ रही है? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो नंबर या कोई भी दो चीज के बीच का रेशियो AB है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, A:B होगा। अब मैं चाह रहा हूं कि दोनों ही केस में A:B रखा जाए, इसके लिए इसके रेशियो को इन्वर्स भी कर दिया जाए तो कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा क्योंकि B × AB क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा।
कहने का मतलब ये कि इसका क्या मतलब है इस प्रश्न पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने पास 300 मिलीलीटर का एक मिश्रण है जिसमें 75% दूध है और बाकी पानी है, ऐसा बोला गया। भाई इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि यह 45% दूध और पानी के मिश्रण में बदल जाए? मतलब इसका यह है कि अपने पास 300 मिलीलीटर का एक क्या है मेरे भाई, मिश्रण है, और इसमें कुल 75% क्या है, 75% आपका दूध है। अब ऐसा बोला गया कि दूध की मात्रा को परसेंटेज में कम करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए कि इसका जो मात्रा है वो इससे घट करके इतना हो जाए। समझ आ रही है बातें? देखो इसके लिए जो बरसाती जो फितिंगे जैसा एक नहीं होता है, बरसाती फितिंगे कब आपको दिखते हैं, तो बरसात में दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते? तो एक ऐसा फॉर्मूला भी है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि फॉर्मूला ना करना। क्यों ना करना? उसके पीछे का रीजन बस ये है कि अगर वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव डाटा दे दिया गया ना, बैंड बच जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। और ये जो है ना, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, कोई भी तरीका हो, कोई भी वैल्यू हो, कितना भी कैलकुलेटिव वैल्यू हो, डायरेक्ट उड़ा दोगे। बस तरीका सीख लो एक बार बहुत ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे अगर दूध 75% है, पहले पानी मिलाने के बाद ये 45% हो जा रहा है, तो तुम ये मुझे बता दो कि हमने दूध में कोई छेड़छाड़ किया है क्या? नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में एक्चुअल में जो दूध था, आज भी उतना ही दूध बचा होगा। हमने इसमें मिलाया क्या है भाई? तो पानी मिलाया है। अगर हमने पानी मिलाया है इसका मतलब ये है कि पानी की वैल्यू चेंज होगा। बोलो हाँ या ना? होगा ना? दूध तो सेम रहेगा। बस इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए अपने सामने, बस ध्यान इस बात को रखो कि कांस्टेंट क्या रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट क्या रहेगा मेरे भाई? तो मिल्क रहेगा। बस मिल्क को पकड़ो और उसी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? अब मिल्क कितना था? 75% परसेंटेज में, बाद में कितना हो गया? 45%। इनके बीच का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 15 से 15 5 75, 15 तिया 45। अब इसके रेशियो को अगर इस ये दोनों ही केस में कांस्टेंट है मिल्क, तो इसके रेशियो को क्या कर देंगे हम लोग? उल्टा कर देंगे। और जो रेशियो निकल करके आएगा मेरे भाई, ये किसका आ जाएगा? क्वांटिटी का। क्वांटिटी का मतलब कि पहले अब ये जो क्वांटिटी आया है ना, ये किसका आया है? मिल्क का नहीं आया, टोटल का आया है। क्लियर है बात? इसका मतलब कि पहले ये कितना था? 3 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 2। अब आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा ना कि सर यहाँ पे बढ़ाया तो मिल्क में जा रहा है, मिल्क में बढ़ाया जा रहा है, तो आप टोटल पे क्यों निकाल रहे? एक बात समझना, मान लो इस बोतल में पानी है और दूध है, दोनों है, समझना बात को, इतना भरा हुआ है। अब ये मान लो पूरा आधा लीटर भरा है, हम इसमें ना क्या करते हैं, आधा लीटर और पानी डाल देते हैं। तो अब जो होगा, मिल्क जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी, वैसे तो मिल्क दोनों ही केस में सेम होगा, लेकिन अब इसकी परसेंटेज जो होगा वो ना कम हो जाएगा। बोलो हाँ ये ना? क्योंकि यहाँ पे पानी जो है आधा लीटर और हमने डाल दिया। भाई पहले से तो और पानी होगा ही होगा मिल्क और वाटर के मिश्रण में, और आधा लीटर प्योर पानी डाल दिया। तो हमने जब पानी डाला तो यहाँ से डायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो पानी की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में अब मिश्रण भी तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना पानी डाला गया होगा यहाँ पे उतना मिश्रण भी बढ़ेगा। तो रेशियो से ही तो मतलब था हमें। अब आप मुझे बताओ कि टोटल मिश्रण कितना था? 300। 3 बराबर 300, तो 2 बराबर कितना? 200। और यही इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक राशि पर जब ब्याज को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संचित किया जाता है तो ब्याज में अंतर 225 रुपए का है। जब वार्षिक दर 10% है तो राशि रुपए में क्या होगा, ये आपको बताना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर हाफ ईयरली की बात करें, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो हाफ ईयरली का है और दूसरा जो है वो ईयरली का है। हाफ ईयरली के केस में रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और ईयरली के केस में अपना पर एनम रेट था ही 10%, तो 10% रहेगा। अब इतनी सी बात बताइए कि अगर समय अपने पास 1 साल का है तो 1 साल में 2 हाफ ईयरली होगा, क्योंकि कैलकुलेशन अगर अर्धवार्षिक हो रहा है इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक 6 महीने पर एक बार कैलकुलेशन होगा। तो 1 साल में कितने बार होगा? 2 बार होगा। तो 2 बार के लिए जब हम लोग फाइनल रेट निकालने के लिए सीआई के केस में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ए प्लस बी ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस
5 गुणे 5 25 बटे में कितना हो जाएगा 100, यही होगा। तो यहाँ से 2 हाफ ईयरली मतलब पूरा 1 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 10.25%। अब यहाँ से 10.25% बन रहा है और यहाँ से 10% बन रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, अंतर जो होगा 2.5% होगा, और इसकी वैल्यू अपने पास 225 के रूप में गिवन था। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से पॉइंट जब हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगा, 25 से काटेंगे 25 9 225 900, 1% बराबर अगर 900 है तो 100% के लिए 2 जीरो और लग जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, ये परसेंटेज के इलेक्शन वाला टाइप से प्रश्न था। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, 90% पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाला है। ठीक है, 90% पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाला, इसका मतलब कि 10% नहीं डाले, और हमें ये पता चला है कि डाले गए जो भी वोट है उसमें से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला कैंडिडेट वैध मत का 51% प्राप्त करता है और 2142 वोटों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। तो बताना था कि कितने मतदाता पंजीकृत थे। देखो मेरे भाई, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तो हमें नहीं पता, पर हम ये मान लेते हैं कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है, के है। इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा सीरीज वाले मेथड से करो, ज्यादा बढ़िया है, कैलकुलेशन आसान होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर अपने पास टोटल यहाँ पे पंजीकृत मतदाता अगर के है तो इस के का 90% ही तो वोट कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो इस के का 90% वोट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम के का 90% निकाल लेंगे। क्लियर है बात। अब इस के का 90% से हमें यह पता चल गया कि कितने वोट डाले गए हैं। अब इतनी सी बात बताइए कि जितना डाले गए हैं उसमें 15% जो है ना, ये क्या है, खराब हो गए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दुनिया में हर एक चीज अपने आप में 100% होता है, उसी प्रकार से जो डाले गए वोट थे ना, ये भी अपने आप में 100% होगा खुद के रिस्पेक्ट में। अगर 15% खराब हो गया तो कहीं ना कहीं 85% उसका बढ़िया रहा होगा, बोलो हाँ या ना। तो इसका आप 85% निकाल लीजिए। अब 85% का मतलब ये हुआ कि आपने ये जो वैल्यू निकाला ये किसका निकाला है, वैलिड वोट का निकाला, क्योंकि 85% कहीं ना कहीं वैलिड था। समझ आ रही है बात है ना। अब आप मुझे बताइए कि जो वैलिड वोट यहां से निकल करके आ रहा है, जीतने वाला कैंडिडेट जो है उसका 51% प्राप्त कर रहा है। अब 51% अगर जीतने वाला प्राप्त किया है तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा, 49%, क्योंकि जो वैलिड वोट होगा वो भी अपने आप में 100% होगा, और उसमें से 51% अगर जीतने वाले ने प्राप्त कर लिया तो हारने वाले कितना प्राप्त किया होगा, 49%। तो ये कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, 2% से। अब इसका जो 2% है वो कहीं ना कहीं कितने के बराबर है, 2142 के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे, पूरा कट जाएगा। अब नीचे अब देखो, अब तो कुछ नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये है कि 17 गुणे 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे, नीचे में 4 जीरो बच रहा है ना, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ। तो एक बात क्लियर है कि जो भी आंसर आएगा उसमें अंत में 4 जीरो होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डेसिमल में नहीं आ रहा है इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो 17 और 9 से कट रहा होगा आसानी से, और जो बचेगा यहाँ पे वो जाकर के ये जो 10,000 है ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन ए, कि जिसके अंत में 4 जीरो है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, ये भी देखिएगा जरा। इफ cos 27 डिग्री इक्वल टू पी बाई क्यू, मतलब इसका ये है कि अगर मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसमें ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल हमने 27 मान लिया, ये वाला एंगल मेरे भाई हमने 27 मान लिया। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब ऐसा बोला गया कि cos 27 मतलब एंगल किसको लेट किया गया, एंगल इसको लेट किया गया। अगर एंगल इसको लेट किया गया तो परपेंडिकुलर मतलब लंब जो होगा वो ये होगा, बोलो हाँ या ना। तो आधार जो होगा ये होगा, फिर कर्ण जो होगा हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पे बेस ये बनेगा तो इसका मतलब कि बेस की वैल्यू कितना है अपने पास, p है। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है, q है। अगर ये p है और ये q है
तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो होगा ये कितना हो जाएगा, अगर पाइथागोरस लगाया जाएगा तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यही मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अब अपन को फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था कॉसेक 27 डिग्री। फिर से एंगल इसी को लेट किया गया। अब आप मुझे बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन कॉसेक निकाला है तो कॉसेक जस्ट उल्टा कर दो, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है, अगर इसको एंगल लेट किया जाएगा चाहे इसको एंगल लेट किया जाएगा, हाइपोटेनस तो ऑलवेज क्यू रहेगा, चेंज होगा नहीं। अच्छा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, अगर हमने इसको एंगल लेट किया है तो परपेंडिकुलर तो यही बनेगा, और इसकी वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस दे रखा, और क्या बोला गया, cos 63 डिग्री। अब इस केस में, cos के केस में इसको एंगल मान लिया गया, जब इसको एंगल माना जाएगा तो ये कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, सामने एंगल जिसको लेट किया जाएगा उसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर बन जाएगा। और हमें पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ये है बेस, जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई हाइपोटेनस कितना है, तो क्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा तो ऊपर में क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और क्यू से क्यू कट जाएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये क्यू स्क्वायर पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, पी स्क्वायर अपॉन में इतना। तो कहीं दिख रहा है क्या, पी स्क्वायर वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म। नेक्स्ट प्रश्न, और आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करते हुए काम कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। सिंप्लीफाई करना, ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न आया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, देखिएगा जरा ध्यान से। अगर इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसको जब सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में, अच्छा माइनस वन अपॉन में क्या मिलेगा, वन बाई सेक। भाई नीचे में सेक थीटा होगा मतलब वन बाई सेक, और वन बाई सेक कितना हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, सॉरी कॉस हो जाएगा। इसको चेंज कर दे क्या, इसको चेंज कर दे कि नहीं करें, कर देते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका मतलब अब कुछ नहीं है, इसको हटाओ। अब ये मुझे बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा। कोई दिक्कत है, कॉट थीटा बाई नीचे कॉस थीटा, कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में वन बाई कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो ना तुम लोग, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ रहे हो तो देख लो, फिर से मल्टीप्लाई करोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा ले लिया, अब नीचे में इसके कॉसेक तो आता है ना, तो वन बाई कॉसेक बराबर क्या होगा, साइन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है, तो साइन को ऐसे ही रहने दो क्योंकि इधर साइन से साइन को उड़ाना है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है। अब इतनी सी बात बताइए कि इसके जगह पे हम सीधे सीधे क्या रख सकते हैं, इसके जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पे tan स्क्वायर ले सकते हैं, बोला हाँ, सॉरी हाँ ले सकते हैं, लेकिन यहां पर ठीक है tan स्क्वायर थीटा ले लिया भाई मेरे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे tan स्क्वायर थीटा ले लिया, और यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा लेना पड़ेगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, क्योंकि अगर इसको tan में चेंज करेंगे तो वन बाई टेन हो जाएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है बात। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, cos थीटा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर तो जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
भाई 2 गो कॉस एजा, 1 गो कॉस एजा, तो 3 गो कॉस हो जाएगा, बात खत्म। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा है, देखो जरा। हमें फाइंड क्या करना था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत जरूरी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसके दो फार्मूले होते हैं, और दो से और भी बहुत सारा बनाया जा सकता है, 2 3 4 बना सकते हो, नो डाउट, कम से कम 4 तो बना ही सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जिस पे ये पूछा गया है, ए की वैल्यू कितना है 355, बी की वैल्यू 356, सी की वैल्यू कितना 357। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं, अगर मुझे इसे करना होता तो मैं कैसे करता, सीधे सीधे इसके यूनिट डिजिट चेक कर लेता। कैसे, 7 6 13, 13 5 18, 18 मतलब यूनिट डिजिट कितना 8, और 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा जाए तो कितना हो जाएगा 24, मतलब यूनिट डिजिट 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म। लेकिन आप भी कर पाएंगे जब ये आप जान जाएंगे, तो कैसे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये बात तो पता है ना कि यहाँ पे तीनों का सम आएगा, तो भाई तीनों का सम हम क्यों लेने जाए, सीधे सीधे यूनिट डिजिट ले लिया। वैसे तो अब बात कर रहे हैं, अब सॉल्व कर रहे हैं, तो सम लेना पड़ेगा। तो 350 350 350 1050 हो जाएगा, और 7 6 13 5 18, मतलब 1068, 1068 इंटू में। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ए और बी का डिफरेंस का स्क्वायर कर देना, बी और सी का डिफरेंस का स्क्वायर कर देना, सी और ए का डिफरेंस का स्क्वायर। ए और बी का डिफरेंस चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे डिफरेंस जो होगा ये कितने का है, 1 का है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। प्लस बी और सी का डिफरेंस कितना है, ये 1 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, 4 2 6, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 3, और इसका मतलब ये है कि इसके पूरे जगह पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 के 24, 24 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। लेकिन एक बात इसके साथ साथ में और भी ध्यान रखिएगा कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा और इन दोनों ही टर्म ए और बी के बीच का डिफरेंस अगर 1 है, बी और सी के बीच का डिफरेंस अगर 1 है, और ए और सी के बीच का डिफरेंस अगर 2 है, चाहे यहाँ कुछ भी हो, 1 1 2 का अगर डिफरेंस होगा, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका तो हमेशा आंसर 3 होगा। अगर यहाँ पे 1 1 2 का रिलेशन बना तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा, 3 होगा। बस ए बी सी की वैल्यू को जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। क्लियर है बात। चलिएगा अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न भी बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, यहाँ पे देखो जरा मेरे भाई, यहाँ से ना ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, ये मेंस में कई बार पूछा जा चुका है। ये मुझे बताओ कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x लिया जा सकता है। अब दोनों तरफ हम अगर x डिवाइड कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। अब यहाँ से मुझे ये बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में यहाँ पे 123 दिख रहा है, और 123 मेरे भाई, अगर यहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू जब 3 होगा, तो जब आप भी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे कर लेंगे तो ये आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हम कहीं ना कहीं हम कहाँ पे पहुंचेंगे, तो 123 मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं एक बार स्क्वायर निकालूं तो इसका स्क्वायर निकालने का मतलब कि कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर एक बार इसके क्यूब निकालना हो तो कितना हो जाएगा, तो भाई 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27 में माइनस कर देंगे, 27 में माइनस कर देंगे 3 इंटू 3 मतलब 9, तो कितना हो जाएगा 18। अब आप इस बात को समझ गए कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 126 बन जाएगा, और 126 में अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो 123 बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसा जो होता है वो कहाँ होता है, कहीं ना कहीं x टू दी पावर 5 में होता है, x टू दी पावर 5 में। अगर किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने और इसके अलजबरा वाला जो अपना वीडियो अपलोड करा है उसमें कंप्लीट आपको इसका डिटेल्स आपका और ये क्या बोलते हैं सॉल्यूशन मैंने कराया है और तरीका बताया है, एक से एक बढ़ करके बताया, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है,
अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से भाई अगर पावर 5 में हम क्या करते हैं, पावर 5 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायर और क्यूब में ब्रेक कर लेते हैं। अब जो भी वैल्यू इसका मिले उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 126 और 126 में माइनस कर देंगे। अब जो भी इनके पावर का अंतर है उतना माइनस करना है। तो पावर का अंतर एक है, एक का मतलब कि x के पावर 1 प्लस 1/x के पावर 1 माइनस करना है। इसका वैल्यू 3 हमारे पास गिवन था, तो कितना हो जाएगा 123। कहने का मतलब ये है कि हम इसके जगह पे 123 लिख सकते हैं या 123 के जगह पे इतना लिखा जा सकता है। अगर ये बात क्लियर है तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो किसी को कोई दिक्कत है? भाई बहुत तगड़ा प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 123 के जगह पे मैं इसको अगर लिख लूं तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 और ये हो जाएगा x टू दी पावर 7 माइनस 123 के जगह पे फिर से यहाँ पर हम रख लेंगे क्या, x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 इनटू में एक्स क्यूब। अब इतनी सी बात बताइए कि x के पावर 12 प्लस x के पावर 8, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव में होगा। तो x के पावर 12 और इनको देखा जाए तो ये भी निगेटिव में होगा, लेकिन यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ 7 है, तो मतलब इसका है कि x² यहाँ बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 3 जुड़ जाएगा पावर, मतलब x के पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो फिर से माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ 3 है पावर और पावर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे नीचे में x² बच जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और इन दोनों से माइनस अगर कॉमन ले ले तो मुझे क्या मिल जाएगा, x² प्लस 1/x²। अब आप इतनी सी बात बताइए कि x² प्लस 1/x², अगर x प्लस 1/x² प्लस 1/x² की वैल्यू अपने पास कितना है, 7 है, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, -7 इसका फाइनल आंसर होगा। ये मेंस में कई बार पूछा जा चुका है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेंस में कई बार पूछा जा चुका है। चलिएगा अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न भी बड़ा प्यारा सा है। एक संख्या को नंबर सिस्टम से, रिमाइंडर थ्योरम से, एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। अब मेरे भाई एक बात बताइएगा कि कोई एक संख्या है जिसको 78 से डिवाइड करा जाए तो इसका जो भागफल है 280 और रिमाइंडर जो है वो 0 प्राप्त हो रहा है। तो बताना ये है कि अगर उसी संख्या को हम 65 से डिवाइड करें तो शेषफल के रूप में क्या मिलेगा। अब एक बात बताओ जरा, मान लो कि 42 को मुझे 6 से डिवाइड करना है, तो 6 7 है 42, भाई 42 पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि अगर भागफल हमारे पास 7 है और हमारे पास अगर मैक्सिमम 6 से डिवाइड करने के बाद भागफल 7 बच रहा है, 7 बन रहा है और शेषफल इसका 0 है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो संख्या होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। उसी प्रकार से अगर भागफल 280 है और हम 78 से डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो संख्या होगा 280 गुणे 78 होगा, इसमें किसी को कोई संदेह है? अब बोला गया कि उसी संख्या को 65 से भाग किया जाए। 65 से भाग करोगे तो 13 से 5 बार में, 13 से 6 बार में, 13 6 78। अब जब यहाँ पे 280 है तो इसका मतलब ये कि 5 है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 0। क्लियर है बात या नहीं? चलिएगा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपका यूपीएससी सीडीएस सेकंड वाला पेपर में पूछा गया था। 179 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब बहुत सारे जो घटोत्कच हैं वो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में लग गए होंगे, ठीक है ना, वो लग गया होंगे मल्टीप्लाई करने में। अरे बबुआ मल्टीप्लाई ना करे के बाहू, देखा है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके 17 से डिवाइड करना था। अब एक बात बताइए कि 179 से पहले 170 आया होगा, बोलो हाँ या ना, जो 17 से पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर बनेगा वो कितना बनेगा, 9। 172 से पहले 170 आया होगा, जो 17 से पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ से 2 और यहाँ से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। अब साइन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 3 54, और 54 को जब 17 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो 17 3 51, मतलब जो रिमाइंडर बच जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टोटल 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़े तरीके से देने की प्रयास किया है, और आप लोगों को क्या करना है, इस पे प्रैक्टिस करना है। तब तक हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले
मॉक के एनालिसिस वाले सीरीज में थर्ड वाले में बहुत ही जल्द मिलेगा, हो सकता है कल या परसों मिले। बाकी तब तक इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, इसका नोट्स बना लेना और एग्जाम में इसका जबरदस्त तरीके से फायदा उठाना। ठीक है, बाकी मिलते हैं इस आगे के अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव।